तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कभी करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने इस पर सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे से मानो हड़कंप मचा हुआ है। सत्यपाल मलिक, जो कि उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी ज्यादा करीबी रह चुके हैं। वो गोवा के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं और भाजपा के नेता भी रह चुके हैं। उनका ये दावा है, उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में पुलवामा हमले को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई चौंकाने वाले दावा उन्होंने किया है। पुलवामा हमले के समय इनपुट्स ने यह बताया था, आतंकियों से जो लगातार धमकी मिल रही थी उसके बारे में बताया गया था, लेकिन उन धमकियों को नजरअंदाज किया गया और सेनाओं को हवाई जहाज से नहीं बस से रवाना किया गया। और उस समय पुलवामा हमले के बाद ये जो शब्द मैं कह रही हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहे हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सेना द्वारा हवाई जहाज मांगा गया था, एयरक्राफ्ट मांगा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने देने से मना कर दिया। सरकार द्वारा देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद मजबूरन सड़क के रास्ते से जवानों को वहां से रवाना होना पड़ा और उसके बाद रास्ते में आतंकी हमला हुआ और 40 जवान, देश के 40 वीर सपूत शहीद हो गए। सत्यपाल मलिक उस समय, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, सरकार की नाकामयाबी की वजह से हुआ है। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब मैंने पीएम मोदी से ये बात कही तो पीएम मोदी ने कहा कि आप अभी चुप रहिए। देखिए, आने वाले समय में चुनाव है। अब भाजपा में से किसी ने भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने से तो साफ तौर पर बच रहे हैं इस मामले पर। लेकिन उनका साफ कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश है और साथ ही आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस मामले में अब पीएम मोदी पर हमलावर हो चुके हैं। हम आपको सुनाएंगे कुछ बयान कि क्या कहा है। पहले संजय राउत का बयान सुनिए, जो कि शिवसेना नेता है। उन्होंने ये साफ कहा है और सवाल उठाए हैं कि इतनी भारी संख्या में आतंकियों के पास आरडीएक्स आए कैसे। सुनिए संजय राउत का बयान। जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे की पुलवामा हल्ला जो आहे हा मोठा गौप्यस्फोट नाही। ही गोष्ट देशाला आधीच माहीत होती की पुलवामा हल्ल्यामध्ये काहीतरी गडबड आणि घोटाळा आहे आणि याच्यामध्ये तेव्हाचे सत्ताधारी 2019ला जे लोकसभेला सामोरे जात होते, आताचे जे आहेत सत्तेवरती, त्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी ते काहीतरी गडबड करतील अशा प्रकारची भारत पाकिस्तान हल्ला वगैरे हे प्रश्न आम्ही वारंवार विचारायचा प्रयत्न केला की किती किलो आरडीएक्स तिथे गेलं? 300 किलो। पुलवामामध्ये आरडीएक्स पोहोचलं कसं? इतका कडेकोट बंदोबस्त असताना आरडीएक्स पोहोचलं कसं? पुलवामाच्या रस्त्यावरून कधीही सुरक्षाकर्मी प्रवास करत नाही। त्यांना एअरफोर्सनं किंवा सरकारनं विमान का दिलं नाही की त्यांची पुलवामामध्ये हत्या करावी आणि नंतर त्याचं राजकारण करून निवडणुका जिंकाव्यात, अशी काही योजना होती का? हे प्रश्न तेव्हा सुद्धा विरोधी पक्षाने विचारले, पण असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही हे पाकच्या आवाजात बोलतायत असं करून गप्प करण्यात आलं। पण आज सत्यपाल मलिक, जे तेव्हाचे राज्यपाल होते आणि त्यांनीच नेमलेले राज्यपाल होते, त्यांनी तेच सत्य, स्फोटक सत्य समोर आणलंय आणि ते पुलवामाच्या स्फोटापेक्षा भयंकर आहे। या सरकारवरती देशद्रोहाचा खटला चाललाच पाहिजे, ट्रिम करो। पण जे जबाबदार आहेत, जे मंत्री, त्यांचं कोर्ट मार्शल व्हायला पाहिजे। सर, कर्नाटक में एनसीपी चुनाव लड़ने जा रही है, महाराष्ट्र में गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन है, नहीं। ऐसे में दरार नहीं होगी? कुछ नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अनिल पटेल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और जरा सुनिए अब कि उन्होंने किस तरह से पीएम मोदी पर, भाजपा पर सवाल दागे हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए,
उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और भाजपा पर निशाना साधा है, सुनिए। कुछ ज्वलंत सवाल है और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? तो देखा आपने, सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बयान दिया है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने एक ये भी मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, सुनिए। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? हमारे तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। राम कुमार पाल जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंसार बेग जी भाजपा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वैभव भरटकर जी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद उपाध्याय जी हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ेंगे, और राजीव मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कुमार पाल जी, जो कि भाजपा के किसी नेता ने इस पर कुछ कहा नहीं है, सर आप अपनी राय रख दीजिए कि अब जो ये खुलासा किया गया है पुलवामा हमले के इतने साल बाद, इस खुलासे में कितना तथ्य आपको नजर आता है? जी, जो सतपाल मलिक जी ने जो कहा है वो अपनी सत्य बयां किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने घटना घट जाने के बाद शाम को मोदी जी को फोन किया था कि ऐसा हुआ, करीबन 6-7 बजे के समय जी। अगर यही फोन घटना से पहले कर देते तो कुछ सुरक्षा हो जाती। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि सेना ने डायरेक्ट गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से फाइटर जेट प्लेन्स मांगे थे। अगर मुझसे मांगे होते तो मैं अपने इस पे प्रोवाइड कर सकता था राज्यपाल के ऊपर, लेकिन मैं भी अपहस्त था कि गृह राज्य मंत्री नॉर्थ ब्लॉक से उन्होंने फाइटर जेट प्लान सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए मांगे थे, जो उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये कमजोरी हुई है, भूल है, लेकिन घटना होने के बाद उन्होंने उनको ताकीद किया था। उनको वहां के 40 जवान शहीद हो गए सर, और उस समय सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं, अगर उनकी बात में तथ्य है तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे उस समय कहा कि इस वक्त आप चुप रहिए। वो वक्त था घटना घट जाने के बाद शाम का। डिफेंड करेंगे इस बात को, आप कैसे डिफेंड करेंगे सर? सच को क्या डिफेंड करना, सच कहा है उन्होंने।
उसके लिए हम ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही काम, अगर राज्यपाल जी बहुत कठोर राज्यपाल थे वो, उन्होंने क्या कार्य किया देश ने देखा है। लेकिन ये घटना घटने से अगर पहले उन्होंने निर्णय लिया होता है या मोदी जी से या गृह मंत्री से बात की होती, जी। आज जम्मू कश्मीर का राज्यपाल डायरेक्ट नॉर्थ ब्लॉक से बात करता है, डायरेक्ट गृह मंत्री से बातचीत होती है। तो ये देखिए, घटना पहले आप कह घटना रहे हैं कि ये बात सच है और संजय राउत कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो मोदी सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे आप सहमत है सर? बात तो सच है, एयरलिफ्ट नहीं किया गया। और ये एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हर समय अगर सेना को एयरलिफ्ट पहले से आया होता तो आज इसके अंदर एयरलिफ्ट नहीं किया तो और 1000% दोष था। लेकिन अब वो उनके पास इनपुट थी, सब कुछ थी, बस राज्यपाल महोदय ने ये बात सुबह की होती तो कुछ रिजल्ट कुछ और होता, आज हमारे सेना को जान नहीं गंवानी पड़ती। घटना के बाद उन्होंने फोन किया, फोन के ऊपर घटना गुजर जाने के बाद जो कहे वो सत्य है, मैं उसको असत्य नहीं मानता। इतने सारे इनपुट्स थे कि आतंकी हमला होने वाला है, उन इनपुट्स को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या सेना की जान की कोई कीमत नहीं है सर? सर, सेना की जान की बहुत कीमत है और सेना ही देश की एक पहली पक्ति है। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ है पिछले 10-12 सालों में, क्या हुआ वो जाने दीजिए। फिर आपको इसीलिए हाँ, वो तो ये सोच कबूल भी कर बिठाया गया है ताकि वो चीजें आपके कार्यकाल में ना हो। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये एयरलिफ्ट का सिस्टम होता पहले से और उसको दरकिनार करके गाड़ियों में 78 गाड़ियों में लाते तो मैं कहता कि हाँ बहुत बड़ी गलती की है, ये भूल है। लेकिन हो गई है, इसके लिए हम क्या करें? इसको एक झूठ के लिए 100 झूठ बोले, ये हमसे तो नहीं होता। लेकिन आप उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुलवामा के नाम पर कई वोट मांगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती क्यों नहीं मानी सर? इसे ऐसे नजर आप बड़े आसानी से कह रहे हैं कि गलती हो गई, जो वो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, लेकिन उन परिवारों से जाकर पूछिए जो उन्होंने अपने वीर सपूत गवाए हैं। निशा जी, सत्यपाल मलिक ने घटना घटने के बाद शाम के समय प्रधानमंत्री से बात की, ये भी आप एक टाइमिंग नोट कीजिए। करण थापर से बात करने के टाइम उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ये जानकारी नहीं थी कि जिस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, पिछले कई दिनों से इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और विपक्षी जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, इतनी भारी संख्या में आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में कहां से आए? ये वर्षों से आ रहा है, वर्षों से कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने हजारों हमारे सैनिक मारे गए हैं और इनपुट्स क्या हर प्रधानमंत्री एनएस आगे भी ऐसे होता रहेगा? रोका गया है, लेकिन ये सब रोक नहीं सकती। आज रोका है करके कश्मीर के हालात आपको कैसे है मालूम है? यही राज्यपाल महोदय का कथन सही है, अगर दिन में किए तो आज हमारे सेना के जवानों की जान बचती। घटना घटने के बाद फोन किए उन्होंने। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव मिश्रा जी। राजीव मिश्रा जी, क्या कहेंगे सर आप एक राजनीतिक विश्लेषक है। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि सत्यपाल मलिक जब पद पर थे तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही? अब जब वो पद से हट गए हैं तब वो ये बातें कह रहे हैं सर। क्या विपक्ष का कोई दबाव या फिर आने वाले चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार या भाजपा की छवि खराब करने की ये कोशिश? आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, उस हिसाब से बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि जब राम कुमार पाल जी बीजेपी के प्रवक्ता होकर के ये कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो सत्य है, तो मुझे लगता है कि अब इससे हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक के लिए अब कोई जगह ही नहीं बचा है। क्योंकि जब स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता यह कह दें कि सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, तब तो बहुत बिल्कुल क्लियर है कि अगर राम कुमार पाल जी और सत्यपाल मलिक ये दोनों सत्य हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अब तक तो मोदी जी पर एफआईआर हो, मतलब हमको लगता है कि निश्चित तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हेड ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो हेड ऑफ द होम मिनिस्ट्री है और जो प्रधानमंत्री है, इन तीनों को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए इमीडिएट प्रभाव से और इनके ऊपर केस भी चलना चाहिए। क्योंकि 40 जवानों की शहादत की बात है। अगर आपके पास सारे इनपुट्स मौजूद थे और उसके बावजूद आपने अपने जवानों को शहादत के राह पर ढकेल दिया, अगर शहादत होती तो एक बात थी कि कहीं मान लो फाइट कर रहे हैं, किसी दुश्मन से लड़ रहे हैं, उसमें चले मतलब कुछ उनकी शहादत हो गई तो बात समझ में आती है। यहाँ तो आपने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। तो मौत के मुंह में धकेलने का अगर यह काम, जैसा कि राम कुमार पाल जी और सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं,
उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब इसमें बच क्या जाता है। और अगर ये बातें इन दोनों की, अब तो दो बातें हैं, या तो राम कुमार पाल जी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें बीजेपी से, या सतपाल मलिक को उनकी प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त किया जाए और उसके बाद सतपाल मलिक और राम कुमार पाल जी का जांच हो। जब सत्यपाल मलिक पद पर थे तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही? अब जाकर वो ये सारे खुलासे क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, अगर आपको याद होगा तो सतपाल मलिक जिस वक्त जम्मू कश्मीर से हट करके दूसरे जगह राज्यपाल बने थे, तब से भी उन्होंने बहुत बार मोदी जी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अपने सीने में दबा कर रखा था उन्होंने और अब जाकर खुलासा किया है। इस बात को क्यों नहीं उस समय उन्होंने कहा? जब पुलवामा हमला हुआ उसी समय उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? सर, ये भी तो बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर, वो भी सरकार के सहयोग से बैठे होते हैं, तो वैसे समय पर आपको सरकार की बात को मानना जरूरी होता है और सरकार के साथ खड़े होना जरूरी होता है। ये अलग बात है आज राम कुमार पाल जी सरकार के विरोध में अपना बयान दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि अगर उनको ये लगता है कि सत्य है और बोल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा जिगर लगता है, बहुत बड़ा इसके लिए ताकत चाहिए ये बोलने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, सतपाल मलिक की जो कुछ बातें हैं, देखिए वो तो कॉमन आदमी भी पहले से पूछ रहा है कि भाई जहां से एक मिलिट्री कन्वॉय गुजर रहा है, उस मिलिट्री कन्वॉय को आपको पता है कि पूरी तरीके से वो जम्मू कश्मीर में उस समय में, और जो टेररिज्म का जो स्टेज था वो और बड़ा था, और सबको ये पता था कि धमकियां भी मिल रही है कि सेना के कैंप पर आक्रमण हो सकता है। वैसी स्थिति में जहां से मिलिट्री कन्वॉय गुजर रहा है, वहां किसी बाहरी गाड़ी को तत्काल तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, या जिस रोड से वो गाड़ियां गुजर रही थी और उसका इंटरनल रोड मेन रोड से आके मिलता था, उसको बंद किया जाना चाहिए था। क्योंकि मिलिट्री कन्वॉय गुजर, जैसे प्रधानमंत्री जब गुजरते हैं तो सारे रोड को बंद कर दिया जाता है, वैसे मिलिट्री कन्वॉय था ये। और उस समय में आपने इतना बड़ा जो आपसे चूक हुआ, दूसरी चूक आपकी ये हुई कि आप ये समझिए कि 300 किलो आरडीएक्स लेकर के पुलवामा जैसे जगह पर अगर कोई गाड़ी आसानी से घूम ले रही है, और जम्मू कश्मीर में विशेषकर मैं बोल रहा हूँ, कश्मीर में तो विशेषकर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में मैं गया हूँ, चप्पे चप्पे पर वहां चेक पोस्ट है, चप्पे चप्पे पर, और उस चेक पोस्ट से आपको होकर के गुजरना पड़ता है। एक टूरिस्ट व्हीकल को भी 25 चेकिंग से दौर से गुजरना पड़ता है। वैसी स्थिति में 300 किलो आरडीएक्स लेके कोई कार आसानी से फिर कर करके और उस रास्ते तक पहुंच जाती है जहां से मिलिट्री कन्वॉय गुजर रहा है, और जाकर के टकरा भी देती है। और उसके बाद आज 4 साल हो गए, आप यह नहीं पता लगा सके कि जो व्यक्ति उस गाड़ी को लेकर के चला रहा था और जो ने जाकर करके टकराया, वो व्यक्ति कौन था, उस गाड़ी का सप्लाई देने वाला कौन था, ये आरडीएक्स लाने वाला कौन था, कहां से इसका कुछ, कोई 4 साल में आपने उस पर कभी कोई जिक्र नहीं किया। एक आपने सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना लिया और आपकी गवर्नमेंट बन गई, और उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भी लोग इसीलिए सवाल उठाते थे क्योंकि पुलवामा ही संदेहास्पद था। जब पुलवामा संदेहास्पद था तो इसलिए लोगों का संदेह सर्जिकल स्ट्राइक पर भी था। तो ये लोग क्या करते थे, सेना के वीरता पर, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, 40 जवानों की शहादत अगर सरकार की चूक से हो जाए तो उस पर सवाल नहीं उठाएगा लोग। आज मान लीजिए गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, तो हम नहीं पूछेंगे सरकार से कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। ये पूछना भी गलती हो जाएगी। हमारे जवानों की शहादत को हम चुपचाप सहते रहेंगे। उसके बाद आपको बताता हूं, आज भी इनकी लापरवाही का आलम देखिए। पुलवामा की घटना के बाद आपको याद होगा 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जब जम्मू एंड कश्मीर के मिलिट्री कैंप पर हमला हुआ, 4-4, 5-5 सैनिक मारे गए। आप मेरे को बताइए, क्या मिलिट्री कैंप में आप इतनी बड़ी सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं रख सकते कि दूर से ही पता चले कि कौन मिलिट्री कैंप के आजू बाजू राउंड अप कर रहा है? ये पता नहीं कर सकते आप। उसके बाद अभी 3 दिन पहले भटिंडा में सेना के शिविर में 4 सैनिकों की गोली मार कर करके हत्या कर दी जाती है। इसको मैं शहादत इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपस में काउंटर नहीं हुआ, तो हत्या कर दी जाती है। और आपको ये भी अभी तक 3 दिन बीत जाने के बाद आप यह नहीं क्लियर कर पाए कि वह अंदरूनी सैनिक का किया हुआ या बाहर से कोई आतंकवादी हमला था। आप इतना तक नहीं जान पाए। तो आपने अपने
थोड़ा अंसार बेग जी से पूछ लेते हैं, आपका जवाब ले लेते हैं। अंसार बेग जी, सर आप क्या कहेंगे इस पर? रामकुमार पाल जी ने तो माना कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सही है, आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी देखिए, निशा से सवाल ये, जब वो उस टाइम पद पे थे तब उन्होंने जब क्यों नहीं कहा, मेरा अपना मानना है ये, और बिल्कुल सही बात है। आपको 3-3 जगह का राज्यपाल बनाया गया, जब आपके पास कोई पद नहीं रहा तब आप ये श्रेय उससे पहले क्यों नहीं उठाए? और रहा सवाल ये कि बिल हम कह रहे हैं तो सरकार को देना चाहिए, इसमें कोई किंतु चाहिए। देखिए, देश के अंदर दो चीजें देश की जान है, जब हम कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन कंप्यूटर से रोक सकते, आपकी कंप्यूटर आवाज से गेहूं पैदा नहीं कर सकते। बहुत ब्रेक होके आ रही है। मैडम आपके यहाँ से कुछ है देखिए। जी बोलिए बोलिए सर। लेकिन हम कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन हम कभी रोटी जो है ना वो खेत से पैदा कर सकते हैं, डिजिटल से नहीं, कंप्यूटर से नहीं। हम नाच भी पैदा करेंगे, ये देश की जान है, जवान और किसान, इन पे बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमारी हो या कहीं और हो। आप मान लीजिए रोटी आप कंप्यूटर से पैदा नहीं कर सकते। सरकार पर लग रहा है अभी। लेकिन हमारा ये मानना है कि उन्होंने जब क्यों नहीं लगाया, आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? इसका मतलब ये कि आपको पद का लालच था। आज आपको फिर कहीं पद पे लाकर रख दिया जाए तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? मीडिया में आके आप क्यों बता रहे हैं? कहीं ना कहीं इस बात पे भी संदेह होता है ना कि आपको पद का लालच है सिर्फ, बाकी देश वेश की आपको कुछ नहीं पड़ी हुई। आपको जब भी बोलना चाहिए था, आप जगह सत्य, आप उस टाइम इस्तीफा दे रहे थे कि मुझे मालूम था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो सच्चाई कहीं छुपती नहीं है। सच्चाई को कई ऐसे रास्ते हैं कि झूठ को सच कहना, सच को झूठ बनाना, वो उनको आता है अच्छे से। देखिए, वो जब उनको मीडिया में बोलना होता है तो काफी ज्यादा करीबी है, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, और वो जब मैंने खुद कहा है ना, और आपके निशा जी, मैंने खुद कहा कि वो 3 जगह राज्यपाल रह चुके हैं। जब उन्होंने ये कांड हो गया उसके बाद चलिए फोन किया था, तो आदमी कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ आप उनकी जगह होती क्या करती? ठीक है, आप चुप रहिए, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जब आपको ये ऐसा था और आप वहां के राज्यपाल थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपको नहीं मालूम राज्यपाल की क्या जिम्मेदारियां होती है? हमको भी मालूम है। एक एक बारीकी से चीज, सरकार की कुछ प्रधानमंत्री की पूरे देश की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री को गली गली नहीं घूमते, एजेंसियां काम करती है, वो रिपोर्ट देती है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री गली गली घूमते हैं क्या? लेकिन मेरा फिर मानना यही है कि उन्होंने आज क्यों कहा इस बात को, और इस बात को आप गली गली घूमते हैं से कंपेयर कर रहे हैं सर। जाके उन परिवारों से पूछिए। कि मैंने फिर कहा, आप मेरी बात को घुमा देती है निशा जी। मेरा जो कहना है कि प्रधानमंत्री क्या एजेंसियां किस लिए होती है? एजेंसियों का काम नहीं है, सरकार रिपोर्ट मांगती है, खाली एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। और जब आप उस जगह के राज्यपाल थे मौजूदा हालत में, तो आपको नहीं मालूम पड़ा? ये सवाल आप पे भी तो उठता है ना, उस टाइम आपने क्यों नहीं कहा? आज आपके पास कोई पद नहीं रहा तो आप इस चीज को सामने कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर इस बात पर कुछ क्यों नहीं कहते सर? इतने साल हो गए सरकार आए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है? सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों को घुमाना खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन विपक्षों के विरोधियों के सवालों का जवाब देने के लिए क्या पीएम मोदी ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि चलिए सवाल करिए आप लोग, हम जवाब देते हैं? देखिए, जब जिस चीज का जवाब होता है सरकार की तरफ से आता है, हर चीज सिस्टम होती है, उसके हिसाब से आता है। आप जो कह रही हैं अलग बात है। अगर आप ही प्रधानमंत्री हो इस देश की तो आपको मालूम होगा कैसे काम करना है, एजेंसियां किस लिए होती है। सर, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, ये भी आपसे बेहतर कौन जानेगा? आप तो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो नॉलेज है क्या सिस्टम होता है किस चीज का। लेकिन आप ये कहिए क्या घटना हुई थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को अभी क्यों उठाया जा रहा है? इसका मतलब ये आपको कोई पद नहीं है। क्या चाहते हैं आप? सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं? ये मुद्दा है मेरी नजर में, ये नहीं है। हम करें आप जब पर कार्रवाई करिए ना सर, सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी है। जब अभी मीडिया के माध्यम से ये बात को निकली है तो कहीं ना कहीं बात निकली है तो दूर तक जाएगी, जब दूर तक जाएगी तो कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल जाएगी दूर तक। आएंगे आपके पास राजीव मिश्रा जी, वैभव भटकर जी। देखिए, राज्यपाल जो पद होता है जी, वो कोई सामान्य व्यक्ति का या कोई सामान्य एक एमएलए एमपी का पद नहीं रहता है। उसके साथ बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे ताकत उनके साथ उस पद के साथ आती है। और जब तक सत्यपाल सिंह जी उस राज्य के राज्यपाल थे, अगर उनके पास कुछ इनपुट्स थे
तो डायरेक्टली वो भी सेना से सारी बातें कर सकते थे। आज उस घटना को बीते हुए 5 साल पूरे होने के बाद किसी अपने स्वार्थवश अगर ऐसा मीडिया में या पब्लिकली आके कहना, तो उन्होंने जब गोपनीयता की शपथ ली थी, उस शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया है और अपने विश्वासार्हता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि इस व्यक्ति को हमने हमारे देश का राज्यपाल भी बनाया था। और रही बात घटनाओं की, जो ये घटना हुई पुलवामा की, उसमें पूरे देश का हर एक युवा, देश का हर एक नागरिक आहत हुआ था। बिल्कुल। सबके दिलों में भारत के जवानों के प्रति, हमारे देश की संरक्षण करने वाले जवानों के प्रति एक अलग तरह की भावना है। उस वजह से सभी लोग आहत हुए थे, किंतु आज विरोधी पक्ष उस चीज के ऊपर राजनीति कर रहा है, देश के जवानों के विषयों पर राजनीति कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। तो जितने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये होने वाली घटना का उनको पूरा अनुमान था, उनके पास पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सारी उन्हीं के पास थी और उनको सारी जानकारी होते हुए उन्होंने ये सब होने दिया। हमारे देश में 26/11 की भी एक घटना मुंबई में हुई, क्यों तभी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पास नहीं थे या इंटेलिजेंस के रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं थे? देखो, ये आतंकवादी घटनाएं रहती है, इसके बारे में रोज इंटेलिजेंस के रिपोर्ट रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करते रहता है। किंतु कहीं एक आध बार अगर एक आध कोई नजर हुई या कुछ घटना हो जाती है तो 26/11 के विषय में हमारे महाराष्ट्र तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिनके साथ अब हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी बनी हुई है, उन सबको हम आरोपी के कटघरे में खड़ा करें। हमें न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। देश की संरक्षण के बारे में, देश के संरक्षण के बारे में, देश के जवानों के बारे में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और रही बात पीएम के सवालों के जवाब की, तो हर सेशन में आपने और हमने देखा है, नरेंद्र मोदी जी ने विरोधी पक्ष के सभी एमपी, सभी मंत्री, सभी नेता, सारे के सारे सवालों के जवाब उन्होंने सदन में दिए। चलिए, देखिए, विपक्षी लगातार ये सवाल उठाते हैं, विरोधी लगातार ये सवाल उठाते हैं वैभव भटकर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया? देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान होता है, पर सवाल का जवाब जब नरेंद्र मोदी सदन में देते हैं अब तब सत्ता इनकी की धज्जियां उड़ मलाई सर जाती आप है। खाएंगे, सत्ता पर बैठेंगे तो सवालों का जवाब भी तो सर देना पड़ेगा आपको ही। सवाल किससे होंगे बिल्कुल, फिर? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो सवालों के जवाब देना हमें बनता है, पर किंतु अगर कोई ऐसा कहे कि आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं, आपने कभी विरोधियों के सवालों के जवाब ही दिए नहीं, तो ये बात गलत है। क्योंकि सदन में सबको सवाल पूछने का अधिकार होता है और हर एक के सवाल का जवाब देना, देश का प्रधानमंत्री हो या किसी भी खाते का कोई मंत्री हो, डिपार्टमेंट का मंत्री हो, उसको जवाब देना अनिवार्य रहता है। और आपने और हमने देखा है, मोदी जी ने हमेशा विरोधी पक्ष की धज्जियां उड़ाई है, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। अगर कोई आकर कहे आप मेरे घर पे आके जवाब दो या रोज उठ के आके टीवी पे खड़े रह के जवाब दो, तो वो उनका विषय है। बहुत सारे सवालों को घुमा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियां गिनाकर। तो विरोधी पक्ष क्या कर रहा है? अगर प्रधानमंत्री ने सवालों को घुमा दिया तो सदन में पूछिए आप। जी, चलिए, राम कुमार पाल जी, सर देखिए, आप कह रहे हैं जी, जो आप कह रहे हैं कि सवाल जवाब के लिए सदन बना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, सभागृह, इसमें हमारे देश का, हमारे लोगों का पैसा जाता है, इन नेताओं का पैसा नहीं लगता है। और जो बात अभी लोग उठा रहे विपक्ष, तो क्या आईडीएक्स पहली बार जम्मू कश्मीर में 300 किलो आया? पिछले 5-10 साल जो आतंकवादी घटनाएं घटी, सैनिकों पे पत्थर मारा जा रहा था, तब यहाँ इनके पास शासन नहीं था, इनके पास प्रधानमंत्री नहीं थे। ये तो आज प्रधानमंत्री सबसे जुड़ते हैं, मन की बात में हर जगह आते हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जरूर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई एक चैनल पे उनका होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल डिबेट्स कई चैनलों पे, इंडिया न्यूज पे भी देखा है मैंने, टाइम्स नाउ भारत पे भी देखा है मैंने, आज तक भी देखा है मैंने, तो जवाब देते हैं, वहां पे कोई सवाल करने वाले सभागृह में होते हैं। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, कौन से प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हम इनको भी दोषी बोलेंगे। हम वो टिकट मांगने और चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता नहीं है, हम संगठन में काम करना और संगठन से प्यार करते हैं। सच का सच बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। चलिए, अभी आपने कहा, आपने सत्यपाल मलिक जी की बात को सच बताया और अंसार बैग जी कह रहे हैं कि नहीं,
उनकी गलती है, पद के लालच के लिए वो कह रहे हैं। उन्होंने भी सत्य कहा है, लेकिन सत्य उन्होंने 5 साल बाद उजागर किया है। ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन किया तो वो हुई थी बात। और उन्होंने करण थापर के सामने नाम लेकर कह रहा हूं कि सिलसिलेवार से कहा था कि अगर सेना ने राज्यपाल से मांगा होता तो मैं अपनी शक्ति से सारी चीजें प्रोवाइड करता, लेकिन सेना ने डायरेक्ट गृह मंत्रालय से मांगा था। और ये वही राज्यपाल है जिन्होंने 370 हटाई, ये वही राज्यपाल है सारे नेताओं को नजरबंद 6-6, 8-8 महीने रखे। कितने पावरफुल राज्यपाल थे ये अभी मार्क करिए। तो ये अभी आज अपनी कमजोरी साबित कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उन्हें कथन जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, मैं उसके साथ हूं। चलिए राजीव मिश्रा जी। नहीं, देखिए, अंसार बेग जी या वैभव गरटकर जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद क्यों बोला। 2021 में सतपाल मलिक ने ये जो 300 करोड़ के रिश्वत की बात थी उसको उन्होंने 2021 में उठाया था। उस वक्त राम माधव जी ने ये चैलेंज किया था कि मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। आज 2023 में भी वो उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। दूसरी बात कि जो बात ये लोग कह रहे हैं कि सेना के नाम पे राजनीति अब विपक्ष कर रही है, अरे भाई, सबसे ज्यादा राजनीति आप लोगों ने किया। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद उसको ऐसा भुनाया पूरे देश में कि जैसे आपने पूरा तमगा हासिल कर लिया हो। आपके यहाँ 40 जवानों के सबूत मिल रहे हैं पुलवामा में मारे जाने के, लेकिन पाकिस्तान में कितने जवान शहीद हुए इसके कोई प्रूफ नहीं है। कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई वीडियोग्राफ्स नहीं है, कहीं कोई फोटोग्राफ्स नहीं है कि सेना के जवान मारे गए हो वहां, इस तरह की आतंकवादी मारे गए हो, कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर हमको 6 जवान गंवाने पड़े थे हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश में, और हमारा एक जवान, हमारा जो एक फाइटर प्लेन चलाने वाला जवान था वो बंधक बन गया था। ये सारी चीजें हमारे पास हम लोगों के लिए प्रूफ के रूप में दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी बात, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर उसी पुलवामा में ये किरण पटेल नाम का जालसाज जाकर के Z+ सिक्योरिटी कैसे ले लेता है उसी पुलवामा से, और उसी पुलवामा का डीसी किरण पटेल को Z+ सिक्योरिटी क्या दे देता है। Z+ सिक्योरिटी क्या खेल है क्या कि ऐसे मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए कितने चीजों से गुजरना पड़ता है। एक सिंपल सा पुलिस कांस्टेबल का एक सिक्योरिटी मांगने में तो आपके 50 चेकिंग हो जाते हैं। Z+ सिक्योरिटी देने में क्या हालत होता होगा। और मैंने भटिंडा का उदाहरण दे दिया, मैंने कश्मीर के और 2-3 उदाहरण दे दिए। ये सारे चीजें होने के बावजूद आप सेना के प्रति इतने लापरवाह क्यों है भाई? क्यों लापरवाह है? क्यों नहीं सेना को अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं? क्यों नहीं सेना का जहां कैंप है वहां पर आप इतना तरीके से आप सीसीटीवी कैमरा और उसका मॉनिटरिंग कीजिए, जिससे मालूम चल जाए कि 500 मीटर की दूरी में सेना के कैंप के आजू बाजू क्या हो रहा है। ये सारी जानकारी मिलती रहे और मॉनिटरिंग होता रहे 24 घंटे, तो कैसे संभव हो पाएगा? लेकिन सब संभव हो रहा है इस देश में। कारण यह है कि लोग सेना के नाम पर, भावना भड़काने के नाम पर, भावना का सहारा लेकर के बीजेपी की पूरी राजनीति भावना पर निर्धारित है, और भावना और सेंटिमेंट को खेलना इनको खूब आता है, और ये हर चीज में भावना लगाया। राजीव मिश्रा जी, वो आरोप भी तो सही हो सकता है कि पद की लालच में सत्यपाल मलिक जी अभी ऐसा कह रहे हो, जब पद देखिए, इसलिए मैंने तो पहले कुछ नहीं कहा। निशा जी, आप लोगों को शायद याद नहीं रहता है, जिस वक्त सतपाल मलिक राज्यपाल थे तो भी उन्होंने खुली बगावत कर रखी थी मोदी के खिलाफ, खुली बगावत। और राज्यपाल थे उस वक्त, वो राज्यपाल पद से हट नहीं गए थे। बाद में उनका कैंसिलेशन हुआ तो उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पहले वो बगावत का बिगुल फूंक चुके थे। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी इस तरीके से, जिस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि असंतोष नहीं झलकता है? कभी कभी गडकरी की आवाजों में भी असंतोष झलकता है, कभी कभी एक और बीजेपी के नेताओं में असंतोष झलकता है। अभी मान लीजिए कर्नाटक में असंतोष आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझिए, जो आरोप है सतपाल मलिक का, मैं नहीं जानता उसमें सत्य है कि नहीं है, उसकी चेकिंग की जा सकती है, कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किससे मिलेंगी उसका अप्रूवल प्रधानमंत्री निवास से आता है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि राष्ट्रपति किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी
इसका अप्रूवल प्रधानमंत्री देगा। ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है महामहिम के लिए। और किस तरीके का डिक्टेटरशिप यह चल रहा है पार्टी में या देश में कि महामहिम को परमिशन लेना पड़ेगा मोदी से कि हम किससे मिलेंगे, हम किससे नहीं मिलेंगे। इतनी सारी बातों को अगर देश पचाता जा रहा है तो दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र पर। चलिए, आप सारी चीजों दो तीन को मुद्दे एक और आदमी हैं जो के चेहरे पर- सत्यपाल मलिक ने उठाए हैं, उन 2-3 मुद्दों पर भी मुझे जवाब देना है। अंसार बेग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह लीजिए। राजीव मिश्रा जी को जवाब देना चाह रहे थे आप। तो राजीव भाई को मालूम होगा, इनके पास रिपोर्ट आती हुई कि राष्ट्रपति किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री के। तो हाँ, इतना हमें जरूर मालूम है कौन सी फाइल कहाँ से पास होगी। ये आपकी सरकार में होता था जिस पर उन्होंने मोहर लगा दी होती थी। जो प्रधानमंत्री थे उधर बड़े टाइम थे, तो कुछ थे ही नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है हम ये करें आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ तो अगर मैं अपनी बातें सत्य है तो मैं वो रखता हूँ। अगर मैं आज पार्टी छोड़ने के बाद में अगर मैं बाद में सारी चीजें कहूँ ऐसा होता है तो वो गलत है। अभी कहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो भी चीजें गलती है तो सामने इस टाइम रखनी चाहिए, 5 साल बाद नहीं। 5 साल आपकी बात को कोई नहीं मानेगा, या मैं कहूंगा मेरी बात भी कोई नहीं मानेगा। सवाल के जवाब होते हैं, जवाब के अगर सवाल गलत होते है हैं। बात तो मानहानि का मुकदमा चलाइए ना सर उनके ऊपर। मानहानि का मुकदमा देखिए, तो वो आप अब- ठोक देते हैं। बहुत सारी चीजें हम क्यों ठोक देंगे किसी पे। जब कोई करेगा तो कार्रवाई होती है, कोई ना कोई करेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम किसी विवाद में पड़ना चाहते हैं। बहुत से सारे चाहते हैं कि हम विवाद नहीं रहे। भाजपा पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, पुलवामा हमले में सीधे तौर पर आप लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है और आप लोग चुप बैठे हैं सर। अगर गलत आने मेरा वाले ये चुनाव आ रहा है, अगर गलत है सत्यपाल मलिक तो जांच बिठाइए, मानहानि का मुकदमा करिए। चुप्पी क्यों साधेंगे? मेरा भी यही अगर चुप्पी कहना है ना, साधेंगे तो विरोधी सवाल करेंगे। मेरा भी यही कहना है कि जो बात उन्होंने आज उठाई है वो पहले क्यों नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं? इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी, अगर जिसको बिल्कुल बुद्धि ना हो वो भी सोचेगा इस बात को कि भाई क्या है, आज इनको कहीं जगह नहीं है इसलिए चिल्ला रहे हैं या उनको साइड लाइन कर दिया। देखिए एक चीज आप मानिए, एक ही पद पर नहीं आप ये हाँ बोलिए। दूसरी जो चीज है भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बहुत अहम चीज कही है, जिस पर केजरीवाल ने बयान भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारी पार्टी भाई पूरी तरह से क्लीन है। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब का बैंक अकाउंट कहाँ है, उसमें कितना पैसा जमा है, ये आप जरूर पता करें। उनकी कौन सी कहाँ प्रॉपर्टी है ये आप जरूर पता करें। कौन सा उनका क्या क्या देश के अंदर है वो सब पता करें। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जहां तक मेरे अपनी बात जानकारी है, ना तो उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है, ना उनके बंगले हैं, ना कहीं कोठी है। अगर है तो राजू मिश्रा जी ITI डाल के आप पता करें और आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। बस 1 सेकंड में दे देता हूं। प्रधानमंत्री की तो अभी कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन जिस व्यक्ति की जांच हुई और जेल में है, मनीष सिसोदिया, उसके पास से भी 1 रुपए का भी कहीं कोई कमी पैसा नहीं मिला है जिसमें ऐसा लगे कि वो भ्रष्टाचार का पैसा है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिली है जिससे लगे कि वो भ्रष्टाचार का पैसा है लेकिन वो जेल के अंदर है। तो ये आप जांच की बात मत कीजिए। जांच में जिसके खिलाफ कुछ नहीं निकला, कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली है, वो आज जेल के अंदर है और उस पर 150 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तो आप ऐसी बात मत कहिए। ये देश देख रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास से कुछ नहीं मिला है लेकिन वो जेल के अंदर गए हुए। वैभव भटकर जी, सत्यपाल ने जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा है और उस पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है, आपने वो बयान सुना है? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं यहाँ पर सुना देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो कोई ईमानदार नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए राजीव जी की मैं पूरी बातें सुन रहा हूँ जी। इसको राजनीतिक द्वेष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी है। हम फादर बॉडी होते हैं देश के। जब इस जगह पर बैठते हैं तो सारे सवालों के जवाब हमसे लिए जाते हैं और लोग हमको पूछते हैं तो उनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और हम हमेशा देते रहते हैं। और रही बात देश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर से मैं एक बार कहूँगा, देश का राज्यपाल जो पद होता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। उसके पास बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अधिकार होते हैं। उनका अधिकारों का वापर कर इस्तेमाल कर
वो हर वो चीज कर सकता है जो देश के हित में हो। और अभी जो राजीव जी कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से समय लेना पड़ता है, जब वो कहेंगे उसके बाद ये होता है, इसकी पुष्टिकरण कुछ हुआ नहीं है। इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, केवल कहने के लिए ऐसी सारी बातें कहते रहते हैं। बातों से तुम समाज में द्वेष क्रिएट करते हो और अपनी कैसे हमारी घोड़ा कैसा मैं आगे ले कर जा सकूं या मेरी विषय को मैं लोगों के दिल में कैसे बिठा सकूं, ये कोशिश आप करते हैं, किंतु उसमें तथ्य नहीं होता और वो विषय सत्य भी नहीं होता। कहीं पे भी आज तक ऐसा मैंने नहीं सुना है देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री की परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए तो ताजुब हो रहा है ना सर, इसीलिए ताजुब हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं सुना और आप सुन रहे हैं। उसका सबूत होने, देखिए हमारा देश सबूत और गवाहों के हिसाब से कानून चलता है। आप जो कह रहे मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया है, हमारे देश के रूलिंग पार्टी के महाराष्ट्र के दो मंत्री जब जेल में थे तो बेवजह थोड़ी वो जेल में थे, वो सब कानून और सबूतों के तौर पे सारी चीजें घटनाओं के साथ हुई थी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी को जेल में रखा है तो केवल द्वेष की वजह से रखा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कोर्ट में जब किसी की पेशी होती है तो कोर्ट उसको पूछता है, कोर्ट को जवाब देना पड़ता है, सबूतों के साथ सामने सारी चीजें रखनी पड़ती है, उसके बाद ये बातें होती है। पर अगर कोई विरोधी पक्ष का आदमी जेल में जाता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आज तक देश का नुकसान और देश को निचोड़ने का काम इन्होंने जिस तरह से किया है, इनके कितने सारे केंद्रीय मंत्री जेल में गए, राज्य मंत्री जेल में गए हैं, इनके देश की, इनके पार्टी की हालत क्या है दुनिया देख रही है। इस वजह से इनको अब ये कितना भी कुछ कहेंगे तो लोग समझदार है, देश का विकास लोगों को दिख रहा है, देश की प्रगति सामने है। तो ऐसे कुछ मुद्दे वीक पॉइंट पकड़कर अभी देखो देश के जवानों के प्रति किसके दिल में प्यार नहीं है, किसके दिल में मोहब्बत नहीं है, किसके दिल में उनके प्रति आदर नहीं है। तो ऐसे विषयों को लेकर समाज में जाकर आरोप करने से ऐसा लगता है लोगों को कि हमें सहानुभूति मिल जाएगी, पर वो ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग समझदार है। जब भी पुलवामा घटना हुई उसके बाद मोदी जी ने जाकर पाकिस्तान में जो उनके साथ उसका जवाब दिया, उरी में जो घटना हुई उसके बाद उसका जो जवाब दिया देश ने देखा है। हमारे पायलट को भी पाकिस्तान को इंडिया में लाकर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो सारी घटनाएं, इतना हमारे पास समय नहीं है कि चैनल पे हर चीज को हम डिटेल भी बता सके। ये सारी चीजें लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। केवल द्वेष के खातिर देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करना, केवल देश के द्वेष के खातिर हमारे देश को परदेश में जाकर बदनाम करना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। वो ये एजेंडा को देश और देश की नागरिक, देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। चलिए राजीव मिश्रा जी जवाब लेंगे आपके पास। राम कुमार पाल जी से थोड़ा भ्रष्टाचार बस एक छोटा सा जवाब देता हूँ, मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। अभी वैभव गरखकर जी ने बोला कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो इसका खंडन भी नहीं हुआ है वैभव जी। और आरोप लगाने वाला व्यक्ति बीजेपी का आज भी प्राथमिक सदस्य है और आपके यहाँ के बीजेपी से उसको निकाला नहीं गया है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है। चलिए स्थिति राजीव मिश्रा जी आएंगे सर आपके पास। राम कुमार पाल जी, भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाया है सत्यपाल मलिक ने, सर उस पर आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिसने कश्मीर नरसंहार किया यासीन मलिक और प्रधानमंत्री आवास में जाकर मिल रहे थे, तब क्या राजीव मिश्रा का जन्म नहीं हुआ था? जब ये यासीन मलिक मिल रहे थे, आज वो यासीन मलिक कहां है ये राजू भाई को पता होना चाहिए। और उसने इंडिया न्यूज के रजत शर्मा के कार्यक्रम में कबूल किया था कि हां मैंने नरसंहार किया है, तब इनको नहीं देखा। इनको एक आंखों से दिखता है, हम डिनाई नहीं करते हैं। और राज्यपाल कितने मजबूत थे और कितने शक्तिशाली थे, उसी कार्यकाल में उन्होंने दिखाया। मुख्यमंत्रियों को नजरबंद किया, सारे लोगों को सुधारने का काम इसी सतपाल मलिक ने किया था। 300 धारा 70 हटाने का काम भी इसी सतपाल मलिक ने किया था। तो कितनी ताकत सतपाल मलिक की थी राजू भाई, याद रखिए ये। उन्होंने, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने फोन जरूर मोदी जी को किया, लेकिन घटना घट जाने के बाद, घट जाने के पहले अगर ये बात उनको भी पता होती तो वो स्वयं शक्तिशाली थे। या जो 370 धारा उड़ी है ये सतपाल मलिक ने किया है। ये कितना पूर्व मुख्यमंत्री, सुनिए, सत्यपाल मलिक जो कह रहे कोई बहुत कमजोर व्यक्ति नहीं थे। अब उसी कार्यकाल के अंदर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है राज्यपाल की। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री लोग रो रहे थे उनके नाम से, तो क्या ये कार्यकाल नहीं देखा उन्होंने?
इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्यपाल मलिक झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समय हो जाने के बाद अगर मैं आपके डिबेट चैनल के बाद कुछ बात कहूं तो क्या मतलब है? अगर मेरे को सवाल का जवाब देना है तो अभी देना है राजू के भाई की बातों का, या मेरी बातों का जवाब राजू भाई को अभी देना है, बाद में कह के क्या फायदा? ये मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। देखिए, सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर क्या कहा था? राम कुमार पाल जी, उन्हें कब कहा था ये भी मायने रखता है। शाम के वक्त क्या कहा था कि हमारी गलती है, हमने उनको 5 स्टार जेट उपलब्ध नहीं करा, ये हमारी गलती है। ये करण थापर के सामने किसकी? अरे भाई सरकार की, इसमें कौन सा दोस्त झूठ बोलना जरूरी? उस करण थापर से डिबेट, मैं नाम बता रहा हूं, करण थापर से डिबेट के समय उन्होंने कहा कि हमारी गलती से ये कांड हुआ है, और वो भी कब कहा था? जब कांड हो चुका था। नहीं तो मैं बताने का प्रयास यही कर रहा हूं कि सत्यपाल मलिक कमजोर राज्यपाल नहीं था। इन्हीं के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है वो भी आप सोचिए। और ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है जो यासीन मलिक से प्रधानमंत्री आवास में या ऑफिस में मिलते, उस तरफ के लोग नहीं है। सरकार के दबाव में, और दूसरी बात में क्या कमजोर हो गए थे कि उन्हें सर, चुप रहना दूसरी पड़ा? बात सर, दूसरी जेड प्लस की बात की थी राजू भाई ने। राजू भाई, इसी देश में रॉबर्ट वाड्रा ग्रीन पास लेके पूरे 10 साल भारत में घूमा, तब आप कहां थे? पूरे 10 साल जो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है वो लेकर घूमे थे। न सांसद थे, न विधायक थे, न नगर सेवक थे, क्या थे वो? और वो अडानी से आज कमजोर नहीं है। आज जब वो शुरुआत की 1 लाख रुपए वाली केस हरियाणा का एक सचिव ने डाला था, आज वो 20,000 करोड़ के मालिक है, जेट है, लंदन में फ्लैट्स हैं, हिमाचल में बंगला है। कहां से आया? ये तो विद्या देश के हर नागरिक को, उस बेरोजगार को सिखाइए जिस बेरोजगार की आवाज लेके चलते कि ये रॉबर्ट वाड्रा का बेरोजगारी और रोजगार अपनाओ, आप भी रॉबर्ट वाड्रा बन जाओगे। ऐसी मिसालें दीजिए राजू भाई, देश आपको सलाम करेगा, और मैं तो 10 सलाम करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा वाली विधि हमारे देश के जो बेरोजगार है नागरिक है उनको बताइए प्लीज। जवाब दीजिए राजीव मिश्रा जी। देखिए, अभी एक बात इन्होंने कहा कि यासीन मलिक वाली बात कही, पता नहीं कोई कांग्रेस के नेता वगैरह मिलते होंगे, तो महबूबा मुफ्ती के साथ तो इन्होंने भी सरकार बनाया था ना, मोदी जी के रहते भर में बनाया था। तो हमको ये नहीं कहना है, हम तो कहते हैं आतंकवादी हमेशा आतंकवादी है, चाहे वो कांग्रेस अपनाए तो भी, चाहे वो बीजेपी अपनाए तो भी। जो देश विरोधी ताकते हैं वो हमेशा देश विरोधी ताकते हैं, उनके साथ किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और सत्ता के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए देश विरोधी ताकतों से। तीसरी बात, ये रॉबर्ट वाड्रा का बात कर रहे हैं, दामाद जी का भ्रष्टाचार, दामाद जी का भ्रष्टाचार करते हुए आज बीजेपी को 4थे साल या 5वें साल होने जा रहे हैं, वो दामाद जी अभी तक जेल में नहीं पहुंचे। मैं कहता हूं, जब दामाद जी इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो जेल में क्यों नहीं पहुंचे भाई? जेल में पहुंचा दीजिए उनको, 7-10 साल का सजा लगने दीजिए। मैं तो केवल इतना कहता हूं कि जितने भी राम कुमार पाल जी, नहीं, इनको तस्वीर दिखाने दीजिए। मैं कुछ और आपको कह रहा हूं, यासीन मलिक या महबूबा मुफ्ती के साथ, अभी आप देखी होंगी महबूबा मुफ्ती और यासीन मलिक के साथ राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये लोग आए थे आकर करके जम्मू कश्मीर में साथ चले थे। मैं केवल आपको इतना कह रहा हूं कि यासीन मलिक जेल में चल रहे हैं। मैंने तो यासीन मलिक जेल में है, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं थे साहब, गलत बयानी। मैं महबूबा मुफ्ती को देखा था, मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, यासीन मलिक जेल में चल रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, अभी मेरी बात खत्म हो जाए। महबूबा मुफ्ती देखा था, अब विरोधी हैं के साथ गलत, और प्रधानमंत्री के साथ सरकार बनाना भी उनका गलत है, दोनों चीजें गलत है। मैं केवल इतना कहता हूं कि मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ट्रायल को फिक्स क्यों नहीं करते कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इनका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, ये क्यों नहीं फिक्स करते? हमको तो ये आश्चर्य लगता है। अरे भाई, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, इन सबों को आप जेल में डालिए और ट्रायल फिक्स कीजिए। 1.5 साल, 2 साल के अंदर इनका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। फिक्स कर करके डायरेक्ट सजा सुना दीजिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल जो होता है दीजिए मैक्सिमम सजा। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। इससे ये मालूम चलता है कि आप डराने का काम कर रहे हैं। आपको सजा देना मकसद नहीं, आपका है कि डर कायम रहे, विरोधियों को हम तोड़ने में कामयाब, कहीं भी किसी बने तोड़ने में कामयाब रहे। आज आप मान लीजिए, पहले आपने सत्येंद्र तक क्या बात अलग है, घोटाला से तो नहीं चल रहा है,
करीब 9-10 महीने से ऊपर हो गए। 9-10 महीने के बाद आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अब आप केजरीवाल पर निशाना साधने जा रहे हैं। मेरा कहना ये कि भाई आपको जो कुछ भी लगा 9-10 महीने में, तो ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई को नहीं लगा होगा, पहले से भी जांच पड़ताल हो गई होगी। आप अरेस्ट कीजिए और इनका एक टारगेट रख दीजिए कि 2 साल में इनका किसी भी हालत में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आपको खुला रास्ता दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आपराधिक नेता हैं उनका ट्रायल जो है 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, कर करके सबको सजा दीजिए, जेल में डालिए। ये नेशनल हेराल्ड। जी राम कुमार पाल जी। राजू जी, जुडिशरी एक अलग है और सरकारें अलग है। जुडिशरी को आप क्या प्रधानमंत्री चला रहे हैं? चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री है, आप देश को गुमराह कर रहे हैं बैठे बैठे। ये आप क्या प्रधानमंत्री करते हैं? आज चाहता है भाजपा कोलिज्म नष्ट हो, आप होने दे रहे हैं? आपकी से कोलिज्म होने दे रहे हैं। 93 के पहले, 93 के पहले कोलिज्म नहीं था। तो ये आप एक दूसरे को से जोड़िए नहीं, और अपने कार्यकाल को भी याद करिए, पूर्व के कार्यकाल को भी याद करिए। और ये सब संविधान पहले से बना हुआ है। सरकार और कोर्ट एक साथ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की कोर्ट चलाते होते तो मनमोहन कोर्ट में नहीं जाते, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर कोर्ट में नहीं जाते साहब। सरकार और जुडिशरी अलग है। एक सरकार को जुडिशरी को जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। देखिए, राम कुमार पाल जी को यह पता ही नहीं है कि जब तक प्रोसिक्यूशन चार्जशीट दाखिल नहीं करेगा तब तक जुडिशरी उस पर सुनवाई नहीं कर सकती। और देशपांडे साहब जो यहाँ सर प्रधानमंत्री करेंगे, ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, पुलिस करेगी, वो उसका प्रावधान है। प्रधानमंत्री करेंगे क्या सर? ये तो बताइए, आप इतना तो बताइए कि प्रधानमंत्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। ईडी सीबीआई ये किसके अंतर्गत आता है? ये सब या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं या तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तब आपको नहीं पता है, तब आपको नहीं पता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई आती है और ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मैं केवल आपको इतना कह रहा हूं कि भाई ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि नहीं। आज आपका ही विशेष अदालत यह कह रहा है कि 10 साल हो गए, ईडी ने हमारे यहाँ इतना केस दाखिल किया है लेकिन एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया। आप मेरे को बताइए 10 साल में आप चार्जशीट दाखिल नहीं करोगे? और ये जज को कहना पड़ रहा है कि आप 10 साल में चार्जशीट नहीं दाखिल कर रहे हो, फिर आप इसको प्रीमियर एजेंसी कैसे कह सकते हैं जो 10-10 साल चार्जशीट दाखिल नहीं करती है? चलिए, आनंद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद उपाध्याय जी, चलिए, आप काफी देरी से जुड़े हैं। पुलवामा हमले पर जो खुलासा किया है सत्यपाल मलिक जी ने, सर उस पर आपकी क्या राय है? आवाज सर आपकी तरफ से म्यूट है। जी, आवाज आ रही है अभी? जी। माफी चाहता हूं, मैं देर से जुड़ा। निशा जी देखिए, ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, और जैसा कि हमेशा होता है हमारे मित्रगण फिर से उस चर्चा को कहीं और बाहर ले गए हैं। पुलवामा में जिसमें हमारे 40 के करीब या उससे ज्यादा कुछ जवान शहीद हो गए थे, और हालांकि कुछ कहा गया कि क्यों कारण, किस कारणवश वो घटना हुई, कुछ रिपोर्ट की सटीक रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाई है। और सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के ही एक कद्दावर नेता है, और वो राज्यपाल जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे रहे व्यक्ति हैं। तो अगर वो कोई बात कहते हैं तो उस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है या आम आदमी पार्टी या विपक्ष के कोई नेता लोग कोई आरोप लगा रहे हैं। अगर विपक्ष के कोई नेता आरोप लगाते हैं तो बहुधा ये समझ लिया जाता है कि चूंकि ये विपक्षी है और इसलिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए या अपना एक जनमानस का मूड सेटअप करने के लिए कोई बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसी बात बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। और सत्यपाल मलिक जी बहुत वरिष्ठ नेता है और लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, और इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बाद अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब तक जो पीछे कुछ ये खबर आई थी कि जो उन्होंने कुछ पैसे का ऑफर देने की बात कही थी,
तो उसके लिए कुछ जांच करने के लिए सीबीआई ने कुछ बात भी किया था। लेकिन ये जो पुलवामा की बात उन्होंने कही है, अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है तो आप मान लीजिए निशा जी कि बहुत ही गंभीर बात है, और ये बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे तो लगता है कि अब तक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था और इसकी जांच दिखानी चाहिए थी। भाजपा से है और रामकुमार पाल जी मान रहे हैं जो सत्यपाल मलिक ने कहा वो सही है, लेकिन रामकुमार पाल जी का यहाँ पर कहना है कि घटना होने के बाद सत्यपाल मलिक ने फोन किया था। देखिए, अगर वो ये मान रहे हैं कि ये बात सही है और अगर इस तरह की बात इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है और अगर वो आरोप लगाता है कि उसको कहा गया कि आप इस पर चुप रहिए और इस बात को अभी कोई चर्चा मत करिए, तो एक तरह से ये बात को दबाने की कोशिश कही जाएगी। और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत 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 ही गंभीर बात है। जितने इस वक्त मैटर्स चल रहे हैं ये बहुत ही गंभीर बात है और सीबीआई और ईडी और कोई जांच एजेंसी इसके ऊपर जांच करेगी और कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती जिस तरह का माहौल इस तरफ बना हुआ है। लेकिन अगर ये बात, देखिए, अगर ये बात झूठ भी है तो भी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की मजाक की बात नहीं है। और आज तो हमारे देश में नीचा जी आप जान ही रही हैं कि कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है तो किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जा रहा है। अभी सही या गलत, मैंने कल एक खबर पड़ी कि किसी कुत्ते के ऊपर आंध्र प्रदेश में शायद एफआईआर हो गई कि उसने चीफ मिनिस्टर का पोस्टर फाड़ दिया। अब ये हंसी मजाक है या इस तरह की खबरें आखिर पेपर में छपती भी है, तो अगर इस तरह की शिकायत भी होती है तो ये भी सोचने की बात है कि लोगों की मानसिकता किस तरह से बदलती जा रही है। और जो देश के विकास के मुद्दे हैं, देश की सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, कम से कम ऐसे मामलों में सरकार को और चाहे पक्ष या विपक्ष जो भी पार्टियां हो उनको गंभीर रहना चाहिए। और अगर कोई बात ऐसी होती है, देखिए, कोई भी व्यक्ति भले वो किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्य मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, आखिर अंततः तो वो है एक इंसान ही। और नीचा जी, जो भी इंसान है उसमें गुण और दोष तो होंगे। आप किसी को भी ऐसा कह नहीं सकते कि कोई व्यक्ति क्योंकि किसी पद पर बैठ गया है इसके लिए वो बिल्कुल संदेह के परे हो जाता है। तो वो कभी भी मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे वो हो, या कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी संदेह के परे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अगर किसी से कोई भी कोताही हुई है, चूक, जाने अनजाने में चूक हुई है, तो उस पे उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। सर्वोच्च जो है वो जनता है और जनता जनार्दन का हित और देश का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। और अगर उसकी तरफ कोई भी संदेह की उंगली उठती है, खास करके ऐसे उच्च पदस्थ संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्तियों के द्वारा, और जो उंगली भी उठाई जा रही है वो भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ इशारा, अगर भले ही चूक का इशारा कर रहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि इसकी गंभीर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अंसार बेग जी कुछ कहना चाहते हैं? अंसार बेग जी। भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। आनंद भाई, आप किसी केस के लिए किसी जज के पास जाएंगे और वो शायद उसके बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, तो क्या आप उसकी अच्छाई या बुराई उसके बाद करेंगे या मौजूद होगा जब करेंगे? मुंह पे मुंह बोलना चाहिए जो भी चीज होगी। 5 साल बाद आप कहेंगे कि वो फलाना जज बहुत खराब था। नहीं, अंसार बेग जी, एक बात को मानिए कि पद पे बैठा हो और पद से उतर जा रहा हो, तो भी आप ये कभी नहीं कह सकते कि पद से उतरने के बाद में उसकी नैतिकता का पैमाना हो। आवाज नहीं आ रही आपकी आनंद उपाध्याय जी। यही मेरा कहना है कि उस टाइम जब आप पद पे थे, उस टाइम आपने क्यों नहीं कहा? 5 बाद इस बात को क्यों चला जा रहा है? और उसकी जिम्मेदारी का पैमाना नहीं बदलना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना है। पदों पर बैठे हुए लोग, भाई, मेरा भी यही कहना है कि इस बात को 5 साल बाद क्यों, जब ही क्यों नहीं? आप उस पद पे थे, 2 दिन बाद बोलते, 4 दिन बाद बोलते, 10 दिन बाद बोलते, 20 दिन बाद बोलते, 1 महीने बाद बोलते, 5 साल बाद। अंसार बेग जी, आप जानते हैं कि सालों साल, दशकों बाद भी
कोई कोई बातें बाहर आती है, बातें उठती है और उनकी जांच होती है और उसमें पकड़े जाते हैं और बहुत सारे केसेस में दोषी को मेरा कि ये कोई नहीं, बात देर से आपको तीन बार 3 प्रदेशों का राज्यपाल बनाया गया है, उसके बाद में आपके पास कोई पद नहीं रहा, उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं, तो ये सर से ऊपर वाली बात है मेरी नजर में। कोई भी कुछ भी सोचे अलग बात है, मेरी नजर में नहीं है, ये बात सही नहीं है। करिए ना सर, जांच करवाइए, कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है। राम कुमार पाल जी, जिस तरह से मैं कब से कह रही हूँ और अभी आनंद उपाध्याय जी ने भी कहा, अगर सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वो गलत है, हालांकि आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही है, और सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जांच क्यों नहीं करवा लेते आप लोग? जांच करवाइए, मानहानि का मुकदमा करिए, केस करिए। जांच तो स्वयं सत्यपाल मलिक ने ही कह दिया है कि उन्होंने फोन कब किया था, घटना घट जाने के बाद। अगर कोई सजगता और कोई व्यवस्था होती है, और वो कितने ताकतवर थे राज्यपाल थे, ये भी मैंने आपको बताया। आप कब ये से बताने यही का बात प्रयास ये दोहरा था कि कोई रहे हैं, कमजोर राज्यपाल नहीं थे वो। बात आप दोहरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस समय कहा कि अभी चुप रहो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बात को दबाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी गलती है? मैं बोल रहा हूँ गलती है। अगर यही बात उन्होंने सुबह कही होती, राज्यपाल महोदय ने सुबह कही होती, घटना घट जाने के बाद उन्होंने कही है, क्या करें, किसको पकड़े बताइए आप? कार्रवाई फिर आपकी सरकार उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपने बोला है ठीक है, माना, उन्होंने तो डिनाई नहीं किया ना, सुना ना उनकी बातों को सुना और उसके आगे की कार्रवाई की, जो भी व्यवस्था थी उन्होंने आगे बनाई। ये क्या पहली बार कुछ ऐसे नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में? और ये RTX भी 300 किलो पहली बार नहीं आया है। ये जो आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, हजारों लाखों सैनिक हमारे कश्मीर में शहीद हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कभी इतने पावरफुल राज्यपाल थे ये सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कितने मुख्यमंत्रियों को अंदर कितने दिन नजरबंद रखा, तो ये कमजोर नहीं थे, लेकिन उनको भी बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने बाद में ही सूचना पहुंचाई। राजीव मिश्रा जी, आनंद उपाध्याय जी आएंगे आपके पास। राजीव मिश्रा जी, अंसार बेग जी का मैं थोड़ा जवाब दे दूं। 1995 का केस है और उसमें अभी नवाब मलिक जेल के अंदर है। 1995 में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें नवाब मलिक जेल के अंदर है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, बार बार इस बात का आड़ लेकर के आप नहीं बच सकते कि भाई सत्यपाल मलिक पद से उतर गए हैं तब बोल रहे हैं। अरे भाई, आपको जब वो राज्यपाल पद पर थे तभी से उन्होंने विरोध शुरू किया था, आपने क्यों नहीं उनकी प्राथमिक सदस्यता छीन ली? राज्यपाल हटने के बाद तो छीन सकते थे, आप प्राथमिक सदस्यता से उनको डिस्क्वालीफाई कर देते, निकाल देते उनको, आप आज मजबूत स्थिति में होते। आपने उनको बीजेपी में बनाए रखा और जब अब वो ब्लेम करेंगे और अब आप इनको निकालिएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी की एक बात पर भी मैं अपना विरोध जताना चाहता हूं। केजरीवाल जी ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ये इस बात पर मेरी तीखी आपत्ति है, क्योंकि जैसा कि अभी आनंद उपाध्याय जी ने बोला कि कोई भी इंसान में गुण और दोष दोनों होता है, वैसी स्थिति में अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहना, ये मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने आज ये गलत कहा है और एक तरह से पूरी दुनिया में जितने ईमानदार लोग होंगे उनका अपमान भी किया है, क्योंकि आपने अपने आप को उनसे सबसे श्रेष्ठ बताया और आपने ये कहा कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं हो सकता तो पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता। ये कैसे आप कह सकते हो? ये मेरे को थोड़ा सा, ये भी, इस पर भी मेरा एक ऑब्जेक्शन है और मैं चाहता था कि आपके चैनल पर इस ऑब्जेक्शन को दर्ज करो। जी, आनंद उपाध्याय जी, जो मुद्दे की बात करूंगा निशा जी, पुलवामा में हमारे जो 40 जवान शहीद हुए, आप ये बात, ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। एक सेना का जवान बनाने के लिए कितना सरकार को भी परिश्रम करना पड़ता है और हमारे माटी की जो लाल है वो कितनी मेहनत करने के बाद सेना में सेलेक्ट होते हैं और अपनी जान की बाजी देश के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे अगर 40 लोगों की एक चूक की वजह से उनको अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, वो शहीद हो गए, तो ये चूक कोई सामान्य चूक नहीं है। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अरे क्या करें, हो गया। अरे ये हो नहीं गया। यहाँ जहाँ छोटे छोटे नेता लोग चार्टर्ड फ्लाइट में उड़ते हैं, हमारे मंत्री लोग, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री
बड़ा जहाज ले लिया है और कितना बड़ा आलीशान संसद भवन बनाया जा रहा है, जबकि एक संसद भवन ऑलरेडी है। देखिए, जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो मैं एक और बड़ा घर खरीदने का सोच सकता हूँ, लेकिन जब मेरी बेसिक जरूरतों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और फिर मैं लग्जरी में पैसा खर्चा करूँ, और उसके बाद में जैसा सत्यपाल बताया कि मात्र पांच फ्लाइट की आवश्यकता थी, वो भी बड़ी वाली नहीं जो नॉर्मल फ्लाइट इस्तेमाल होती है, 5 फ्लाइट की आवश्यकता थी और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सरकार के लिए। और आपने 40 जवानों की जान को खतरे में डाला और जो नहीं होना था वो हुआ। इस बात को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है। मुझे तकलीफ नीचा जी इस बात की है कि आज भी जो सारे विपक्ष के लोग हैं और जो हमारे देश के लोग जो अपने आप को विचारक कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, आज भी वो इतनी बड़ी चूक के सामने आने के बाद क्या करने से मालूम नहीं कि डर बस हट रहे हैं या किस कारण से उससे भाग रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। आज भी डिबेट मैं देख रहा हूँ, हमारे भाई राजीव मिश्रा जी बड़े अच्छे मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, केजरीवाल जी का मुद्दा है, केजरीवाल जी ईमानदार होंगे बेईमान होंगे वो ठीक है, वो भी मुद्दा है। केजरीवाल जी को समझ गया वो भी मुद्दा है। लेकिन आज के दिन में जब इतनी बड़ी चूक सामने आई है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा शायद देश में कोई नहीं है। 40 जवानों की जान, जो कीमती जान जाया चली गई, उससे बड़ा कोई नहीं है। रामकुमार पाल से जवाब देते। रामकुमार पाल जी जवाब दे दीजिए सर, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। देखिए, हमने डिनाई नहीं किया है, हम भी आनंद मिश्रा की बातों का सपोर्ट ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि स्वच्छ है, साफ है, भूल हुई है। ये उन्होंने शाम के समय फोन किया था, मोदी जी ने फोन रिसीव किया और आगे की कार्रवाई भी की। और राजीव मिश्रा स्वयं कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं मिला और हमारा एक फाइटर जेट भी वहां गिर गया और हमारा अभिनंदन भी वहां पकड़ा गया, फिर भी इनको प्रूफ नहीं मिला। और जहां जहां हमला किया राजू जी, वो दिखाया गया आते हुए बेस को हमले किए गए, तो ये आपको दिखा नहीं है, तो इसके लिए आप देश को दोषी मत ठहराओ। अगर ये प्रूफ आप ही के जबान से आपको देता हूं कि अभिनंदन में आप गया कि नहीं, कुछ घंटे अभिनंदन पाकिस्तान में त्राही झेली कि नहीं, तो ये क्या है? कोई सैनिक, अगर आप भी सैनिक है तो जानबूझ के किसी कुएं में नहीं कूदोगे। जी आखिरी कमेंट राजीव मिश्रा जी, सर थोड़े में जवाब दीजिएगा। देखिए, आनंद उपाध्याय जी ने एक बात कही कि ऐसा मौका जब इतना बड़ा बात सामने आया है तो विपक्ष क्यों नहीं अपनी ताकत दिखा रहा है। अभी आपको मैं बता दूं, विपक्ष की तरफ से सारे पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जिनके 2 करोड़ 3 करोड़ लोग व्यूअर्स हैं या जिनके सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके यहाँ अगर आप देखिए तो इसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इतने बड़े मुद्दे को, जब सर्जिकल स्ट्राइक था तो 4 दिन 10 दिन तक कंटिन्यूअस चला, लेकिन जब इतना बड़ा कोई खुलासा आया है तो किसी चैनल पर कोई डिबेट करने तक को तैयार नहीं। तो ये जो चीजें हैं, जब आप देखिए, विपक्ष की ताकत मीडिया होती है, क्योंकि विपक्ष अपनी आवाज कहां उठा सकता है, या तो सरकार के पास या तो मीडिया के पास, और नहीं तो सड़क पर। सड़क पर जब उठाया गया तो विपक्ष को क्या बोला गया कि देशद्रोही है, ये सेना के जवानों के मौत पर भी ये गलत बात बोल रहे हैं। इस तरह की बात कर करके विपक्ष को देशद्रोही बता दिया गया। अब जब बात ये सामने आई है तो उन्हीं पत्रकारों का काम है जो कल तक विपक्ष को देशद्रोही बोलते थे, अब ये उन पत्रकारों का काम है कि विपक्ष से भी सवाल, सत्ता से भी सवाल करें, दोनों से सवाल करें, सामने सत्यता लाए कि क्या है। और साल में पुलवामा की जांच रिपोर्ट की सामने आया, ये चाहिए ना कम से कम कि हाँ ये है कि नहीं, कि मिलिट्री की तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि हमको एयर, ये सिफारिश की नहीं थी, और गृह मंत्री उसको ये सत्य है कि नहीं है, ये तो कम से कम बाहर आनी चाहिए। वो भी बाहर आने को तैयार नहीं है, तो आगे किस आधार पर कहां लड़ा जाए? जी अंसार बेग जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो अंसार बेग जी का आखिरी कमेंट ले लेते। चलिए, अंसार बेग जी का वीडियो फ्रीजर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। गलती हुई है, गलती छोटी नहीं है। इस गलती की वजह से 40 जवान शहीद हुए, इस गलती की वजह से 40 माओं ने अपनी बेटे को खोया, और देश का जो नुकसान हुआ वो अलग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम बहुत ज्यादा गंभीर है। विपक्ष अपनी एकजुटता इस वक्त दिखाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्ष के तमाम पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर ली है। भाजपा के आला कमानों की तरफ से इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इंतजार है भाजपाइयों के जवाब का। देश पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देश पूछ रहा है कि अगर विधायकों को, मंत्रियों को प्राइवेट जेट दिया जा सकता है, सरकारी विमान दिया जा सकता है, तो सेनाओं के लिए उस समय जहाज क्यों नहीं दिया गया। देश पूछ रहा है कि आखिर सेनाओं को बस से सफर करने के लिए मजबूर क्यों किया गया। आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 5 बजे आखिर क्यों में किसी नए मुद्दे के साथ मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।